कल की क्लास में हमने सरबपुरी राजवंश तक के शासन को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम सोमवंश के शासन को कवर कर रहे हैं। अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे सोमवंश कार्यरत थे। अगर हम एक उदाहरण स्वरूप देखें तो मेकल के पास सोमवंश था, कांकेर का सोमवंश था, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में सोमवंश था और इसके अलावा उड़ीसा में सोमवंश था। तो जो इतिहासकार हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ के सोमवंश और उड़ीसा के सोमवंश को अलग बताने के लिए जो है छत्तीसगढ़ के जो मध्य भाग में सोमवंश का शासन था उसको पांडु वंश का है। तो पांडु वंश को ही हम केसरी वंश के नाम से भी जानते हैं। आपको ये भी याद रखना है, कभी पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले पांडु वंश की हम वंशावली देखेंगे। यहाँ पर मैंने किसी का भी कार्यकाल नहीं लिखा है कि उनका शासनकाल यहाँ से यहाँ होगा। इसका कारण ये है क्योंकि इनके शासनकाल के बारे में हमारे पास कोई स्पष्ट जानकारी ही नहीं है। सभी इतिहासकार अपने हिसाब से अनुमान लगा के इनके कार्यकाल को डिसाइड किए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, इसलिए पेपर में क्वेश्चन भी कभी नहीं आएगा कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है, क्योंकि सबका अनुमान है सिर्फ। क्लियर है? तो इसलिए सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसका क्रम याद करें कि कौन पहले था कौन बाद में था। बाकी हमारे लिए पेपर में जो है अधिकतर राजवंश से कैसा क्वेश्चन आता है, आपको एक तरफ राजाओं के नाम देगा और एक तरफ वंश के नाम देगा, आपको मैचिंग करना रहेगा। तो इसलिए आपको राजाओं के नाम याद होना बहुत जरूरी है। तो इस वंश के जो पहले शासक माने गए हैं वो है उदयन। इसके प्रमाण हमको केवल ताम्रपत्रों में मिलते हैं कि उदयन इस वंश के शासक रहे हैं, लेकिन हमने कल की क्लास में भी देखा था जब सरबपुरी राजवंश का अंत हुआ था तो इंद्रबल ने इस वंश की नींव रखी थी, पांडु वंश की। लेकिन कुछ ताम्रपत्रों में उदयन का नाम पता चलता है, इसलिए इस वंश के पहले शासक उदयन को माना गया है। लेकिन अगर आपके पेपर में कभी भी क्वेश्चन है कि पांडु वंश के संस्थापक कौन है छत्तीसगढ़ में, तो उसका आंसर आपको इंद्रबल लेकर चलना है, ना कि उदयन। क्लियर है? कभी मैचिंग में आ गया इसलिए मैं उदयन आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आपको क्यों पेपर में कभी भी क्वेश्चन है तो वो संस्थापक के रूप में पांडु वंश का, तो उसको आपको इंद्रबल को ही आंसर लेकर चलना है। तो इस वंश के पहले शासक उदयन, सेकंड है इंद्रबल जिनको आप छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का संस्थापक बोल सकते हो। इंद्रबल के 4 बेटे थे, नन्नराज प्रथम, ईशान देव, सूरबल, भवदेव, रणकेसरी। ये 4 बेटे थे इंद्रबल के। इंद्रबल के बाद शासक बनते हैं नन्नराज प्रथम, कहीं कहीं पर लिखा रहता है ईशान देव शासक बनते हैं। तो ये दोनों ही शासक के रूप में बने हैं, लेकिन सब इतिहासकारों में मतभेद है। नन्नराज प्रथम के भी 2 बेटे थे, तीवरदेव और चंद्रगुप्त। तो नन्नराज प्रथम के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं तीवरदेव। तीवरदेव के बेटे रहते हैं महानन्नराज सेकंड। तो तीवरदेव के बाद महानन्नराज सेकंड राजा बनते हैं। महानन्नराज सेकंड के बाद उनके चाचा चंद्रगुप्त शासक बनते हैं। चंद्रगुप्त के बेटे रहते हैं हर्षगुप्त। हर्षगुप्त की 2 संतान रहती है, महाशिवगुप्त, बलार्जुन और रणकेसरी। तो चंद्रगुप्त के बाद शासक बनते हैं हर्षगुप्त, हर्षगुप्त के बाद महाशिवगुप्त, बलार्जुन, इसके बाद रणकेसरी और रणकेसरी के बाद शिवनंदी। तो ये है आपके पांडु वंश की वंशावली। तो आपको फिर से मैं बता दूं, पहले शासक उदयन, संस्थापक बोला जाए तो इंद्रबल। इंद्रबल के 4 बेटे थे, नन्नराज प्रथम, ईशान देव, सूरबल, भवदेव, रणकेसरी। तो इस इंद्रबल के बाद नन्नराज प्रथम शासक बनते हैं, कहीं कहीं ईशान देव का भी नाम मिलता है, लेकिन नन्नराज प्रथम मान के चलिए आप। नन्नराज प्रथम के 2 बेटे हैं, तीवरदेव और चंद्रगुप्त। तो नन्नराज प्रथम के बाद शासक बनते हैं तीवरदेव। तीवरदेव के बाद शासक बनते हैं महानन्नराज द्वितीय, जो कि तीवरदेव के बेटे रहते हैं। इनके बाद शासक बनते हैं इनके चाचा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बेटे रहते हैं हर्षगुप्त, फिर वो शासक बनते हैं। और हर्षगुप्त के बेटे 2 रहते हैं, महाशिवगुप्त, बलार्जुन और रणकेसरी। तो हर्षगुप्त के बाद महाशिवगुप्त, बलार्जुन, बलार्जुन के बाद रणकेसरी और रणकेसरी के बाद शिवनंदी। तो ये है आपकी पांडु वंश की वंशावली जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक एक शासक के बारे में जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उदयन। तो उदयन इस वंश का शासक है, इसकी जानकारी हमको मिलती है कहां से? भवदेव रणकेसरी। कौन? जो इंद्रबल का बेटा है भवदेव रणकेसरी, उसके भांदक शिलालेख से। भवदेव रणकेसरी के भांदक शिलालेख से और ईशान देव के खरौद शिलालेख से, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो इंद्रबल के बेटे हैं ईशान देव, वो इंद्रबल के शासनकाल में खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराते हैं। तो वहां पर एक शिलालेख है, तो उस शिलालेख में ईशान देव का शिलालेख है, क्योंकि उस शिलालेख को उसी ने लिखा है। तो यहां पर जो है ईशान देव के खरौद शिलालेख से भी हमको पता चलता है कि उदयन जो है इस वंश के पहले शासक रहे हैं। लेकिन इनका शासन छत्तीसगढ़ में था कि नहीं था, ये कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है।
इसके बाद बनते हैं उदयन के बेटे इंद्रबल शासक करते हैं। इंद्रबल का ही दूसरा नाम है भरतबल। तो कल ही मैंने बताया था कि इंद्रबल का विवाह अमराली कुल की लोकप्रकाशा से हुआ था। कल भी हमने इसको देखा, सरबपुरी राजवंश की थी लोकप्रकाशा, उनसे किसका विवाह था? इंद्रबल का। इंद्रबल ने खरौद के लखनेश्वर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, इंद्रबल के काल में बोल सकते हैं, इंद्रबल के काल में मुख्य रूप से ईशान देव ने कराया था। तो खरौद के लखनेश्वर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण ईशान देव ने करवाया था। किसके शासनकाल में? इंद्रबल के शासनकाल में। और ये एक शिव मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर चावल के लाख दाने चढ़ाने से जो है आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ लाख से लखनेश्वर बन गया और एक्चुअल में इसका नाम लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, जो कि एक शिव मंदिर है। ठीक है, इंद्रबल ने अपने नाम पर इंद्रपुर नामक नगर भी बसाया था, जिसे वर्तमान में खरौद माना जाता है। यानी खरौद का पुराना नाम इंद्रपुर था, ऐसा भी प्रमाण हमको मिलता है। तो ये हो गया इंद्रबल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जो पेपर में आने योग्य है, खरौद के लखनेश्वर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? पांडुवंशी शासनकाल, इंद्रबल। और वो करवाया किसने था? ईशान देव ने। ईशान देव ने ही यहाँ पर उनका शिलालेख भी है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। अगला हम शासक देखते हैं नन्नराज प्रथम। नन्नराज प्रथम के काल में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। यही जानकारी नहीं है कि नन्नराज प्रथम शासक बने थे कि ईशान देव बने थे, वो भी जानकारी नहीं है। ठीक है, स्पष्ट रूप से कोई इतिहास का नन्नराज प्रथम को मानता है, कोई इतिहास का ईशान देव को मानता है, तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आता है जो इंपॉर्टेंट है, महाशिव तीवरदेव। महाशिव तीवरदेव, जैसे कि आपको मैंने बताया कि वो नन्नराज प्रथम के बेटे रहते हैं तीवरदेव। तो इनका नाम जो रहता है केवल तीवरदेव रहता है, लेकिन आगे चलकर ये अपने अभिलेखों में, ताम्रपत्रों में अपने आप को महाशिव तीवरदेव बोलते हैं। ठीक है, तो महाशिव तीवरदेव जो है वो शासक बनते हैं। तीवरदेव के मुख्य रूप से हमको 3 ताम्रपत्र मिले हैं। बोड़ा ताम्रपत्र रायगढ़ से, राजिम ताम्रपत्र और बलोदा ताम्रपत्र। ये ताम्रपत्र हमको जहां से प्राप्त हुए हैं उसके नाम पर हमने इसका ताम्रपत्र का नाम बोला है। बोड़ा ताम्रपत्र, राजिम ताम्रपत्र, बलोदा ताम्रपत्र। एक्चुअल में ये तीनों ही ताम्रपत्र सिरपुर से जारी हुए हैं। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पांडु वंश की राजधानी थी वो सिरपुर थी, यानी श्रीपुर थी, क्योंकि तीनों ही ताम्रपत्र सिरपुर से जारी हुए हैं। तो यहां पर जो है प्रथम पांडु वंशी शासक तीवरदेव थे, जिसने सिरपुर से ताम्रपत्र जारी किए। यानी सिरपुर से ताम्रपत्र जारी करने वाला पहले पांडु वंशी शासक महाशिव तीवरदेव थे। ठीक है, ताम्रपत्र में जो है, ताम्रपत्र में तीवरदेव को सकल कोसलाधिपति बोला गया। यानी जो तीवरदेव ने अपने ताम्रपत्र जारी किए उसमें उनका नाम सकल कोसलाधिपति का है। और राजमुद्राओं में इन्होंने अपने आप को कोसलाधिपति बोला है। तो याद रखना है, ताम्रपत्र में इनकी उपाधि थी सकल कोसलाधिपति, यानी कौशल और उत्कल के राजा जो होते थे उनको सकल कोसलाधिपति बोला जाता था। तो इनकी उपाधि थी ताम्रपत्र में सकल कोसलाधिपति की, और जो उनकी राजमुद्रा होती थी उसमें उपाधि थी कोसलाधिपति की। क्लियर है? तो सकल कोसलाधिपति ताम्रपत्र में, राजमुद्रा में इन्होंने कोसलाधिपति अपने आप को कहा है। तो नन्नराज द्वितीय जो कि तीवरदेव के बेटे हैं, नन्नराज द्वितीय का अड़भार ताम्रपत्र, नन्नराज द्वितीय के अड़भार ताम्रपत्र में यह बताया गया है कि जो तीवरदेव थे वो कौशल और उत्कल के स्वामी थे। उत्कल उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र, कलिंग भी उड़ीसा को ही बोलते थे। तो कौशल और उत्कल के स्वामी थे ये तीवरदेव। ये हमको जानकारी मिलती है नन्नराज द्वितीय के अड़भार ताम्रपत्र से। इसी के लिए इन्होंने क्या उपाधि अपने कार्यकाल में धारण की हुई थी? सकल कोसलाधिपति की। इसके अलावा महाशिव तीवरदेव अपने आप को पंच महाशब्द की भी उपाधि बोलते थे। ऐसा माना जाता था कि ये 5 जो हैं, एक बोल लीजिए एक उपाधि होती थी, एक पद होता था। इन 5 की योग्यता जो थी महाशिव तीवरदेव में थी, इसी के लिए वो पंच महाशब्द की उपाधि धारण किए थे। तो ये 5 कौन कौन से पद थे? महाप्रतिहारा पिता, महासंधि विग्रह, महाअश्वमुसाला, ठीक है, इसके अलावा महाभंडागार और महासाधन था। तो ये 5 थे जो पद, महाप्रतिहारा पिता, महासंधि विग्रह, महास्वशाला, महाभंडागार और महासाधन भाग। तो ये जो 5 पद होते थे, इनके सभी की योग्यता तीवरदेव के पास थी। इसी के लिए इसने पंच महाशब्द की उपाधि भी धारण की थी। इसलिए पंच महाशब्द इनको बोला जाता था समाधि गता से पंच महाशब्द। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा जो है
तीवरदेव के समकालीन जो है उड़ीसा में एक वंश था जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, सेलोद्भव वंश। सेलोद्भव वंश जो था उड़ीसा का ये वंश है, सेलोद्भव वंश जो कि उड़ीसा का है। ये समकालीन था महाशिव तीवरदेव के, क्योंकि यहाँ के शासक थे धर्मराज। तो धर्मराज इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए पेपर में बनते हैं क्योंकि धर्मराज ने महाशिव तीवरदेव को हराया था। ठीक है, तो उड़ीसा के राजा जो सेलोद्भव वंश के थे धर्मराज, उन्होंने हराया था महाशिव तीवरदेव को। इसके अलावा तीवरदेव की राज मुद्राओं में गरुड़ व शंख का चिन्ह मिलता है। तीवरदेव की राज मुद्रा में गरुड़ व शंख का चिन्ह मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। तो इसलिए आपको याद रखना है कि तीवरदेव जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसके अलावा विष्णु कुंड के शासक माधव वर्मन ने युद्ध में हराया था तीवरदेव को, और तीवरदेव की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मानना है कि विष्णु कुंड के शासक माधव वर्मन ने हराया था तीवरदेव को और इस युद्ध में तीवरदेव की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शासक बनते हैं महानन्नराज द्वितीय। तो महानन्नराज द्वितीय का जो है सिरपुर से जारी अड़भार ताम्रपत्र, जैसे कि मैंने यहां पर बताया अड़भार ताम्रपत्र जो कि जारी हुआ था सिरपुर से। तो सिरपुर से जारी अड़भार ताम्रपत्र में यहां पर एक जानकारी मिलती है कि महानन्नराज जो है वो किंतणिक ग्राम जो है दान में देते हैं, किसको? ब्राह्मण नारायण उपाध्याय को। यानी महानन्नराज द्वितीय ने किंतणिक नामक एक गांव को दान में दिया था ब्राह्मण नारायण, जो ब्राह्मण नारायण उपाध्याय थे उनको। क्लियर है? इसके अलावा जो है ये भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इनकी उपाधि थी कौशल मंडलाधिपति की। कौशल मंडलाधिपति की उपाधि थी महानन्नराज द्वितीय की। अब महानन्नराज द्वितीय के बाद उनके चाचा चंद्रगुप्त शासक बनते हैं। तो चंद्रगुप्त महाशिव तीवरदेव के भाई रहते हैं। तो इनके काल में हमको जो जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त के बारे में वो देखते हैं। महारानी वाष्टा का लक्ष्मण मंदिर शिलालेख, यानी आपने देखा है जो लक्ष्मण मंदिर वाष्टा बनाएंगे हर्षगुप्त के काल में, तो यहाँ पर महारानी वाष्टा का जो है लक्ष्मण मंदिर शिलालेख से जो हमको जानकारी मिलती है उसमें जो है चंद्रगुप्त को उन्होंने बोला पांडु वंश या चंद्र वंश का एकमात्र तिलक। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है महारानी वाष्टा के शिलालेख में किसे उन्होंने जो है पांडु वंश या चंद्र वंश का एकमात्र तिलक का है। तो हमारे आंसर अधिकतर हमारा आंसर किस ओर जाएगा? हर्षगुप्त की ओर जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा महाशिवगुप्त बलार्जुन की ओर जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि उन्होंने जो है लक्ष्मण मंदिर शिलालेख में चंद्रगुप्त को उन्होंने बोला है पांडु वंश या चंद्र वंश का एकमात्र तिलक। क्लियर है? इसके बाद जो है इनका भी जो धर्म था वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद शासक बनते हैं हर्षगुप्त जो कि चंद्रगुप्त के बेटे रहते हैं। तो हर्षगुप्त के विषय में भी महारानी वाष्टा का लक्ष्मण मंदिर शिलालेख इंपॉर्टेंट है। तो महारानी वाष्टा का लक्ष्मण मंदिर शिलालेख में चंद्रगुप्त का जगत प्रसिद्ध बेटा, यानी हर्षगुप्त को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है चंद्रगुप्त का जगत प्रसिद्ध बेटा वैसा हुआ जैसे हिमालय का मैनाक पर्वत। इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त का जगत प्रसिद्ध बेटा वैसा हुआ जैसे हिमालय का मैनाक पर्वत। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैनाक पर्वत किसे कहा गया हिमालय का? तो वो हर्षगुप्त को कहा गया, महारानी वाष्टा ने कहा है। ठीक है, तो जैसे कि हिमालय का मैनाक पर्वत अपने आप में अडिग है, एक बड़ा पर्वत है, वैसे ही उन्होंने हर्षगुप्त को भी उसी के तरीके से बड़ा साम्राज्य का राजा कहने के लिए हिमालय का मैनाक पर्वत कहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है हर्षगुप्त का विवाह मौखरी राजवंश के राजा सूर्यवर्मन की पुत्री वाष्टा से हुआ था। याद रखना है, मौखरी राजवंश, वाष्टा देवी कौन से राजवंश की थी? मौखरी राजवंश की थी, कि राजा सूर्यवर्मन की पुत्री वाष्टा से। ठीक है, तो जब हर्षगुप्त की मृत्यु होती है तो वाष्टा जो रहती है उन्हीं की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण करती है जिसे लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो लक्ष्मण मंदिर एक विष्णु मंदिर था, आपको याद रखना है। तो वाष्टा देवी ने अपने पति की स्मृति में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि सिरपुर में है, जो कि लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है और ये एक गुप्तकालीन मंदिर है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है मौखरी राजवंश के राजा सूर्यवर्मन की पुत्री थी वाष्टा। उन्होंने अपने पति की स्मृति में क्या बनवाया था? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि एक विष्णु मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर और लाल ईंटों से निर्मित है।
तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे, महाश्री गुप्त बलार्जुन का कार्यकाल को देखेंगे और उसके बाद अन्य सोमवंश को भी देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पांडु वंश के अन्य शासकों को देखते हैं, जिसमें है महाश्री गुप्त बलार्जुन। देखिए, महर्षि गुप्त बलार्जुन जो है वो बचपन में ही जो है धनुर्विद्या में पारंगत थे, जिसके कारण इन्हें बाल अर्जुन कहा गया, यानी बालार्जुन। जैसे अर्जुन जो है धनुर्विद्या में पारंगत थे, वैसे ही जो है महर्षि गुप्त भी धनुर्विद्या में पारंगत थे, इसलिए इनका नाम महर्षि गुप्त बलार्जुन पड़ा। ठीक है, मल्हार ताम्रपत्र से ये जानकारी मिलती है, क्योंकि इस वंश के सर्वाधिक ताम्रपत्र महर्षि गुप्त बलार्जुन के प्राप्त हुए हैं। तो मल्हार ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि इनकी उपाधि थी परम महेश्वर की, और इन्हें पितृपादानुध्याता कहा गया है। पितृपादानुध्याता कहा गया है। महर्षि गुप्त बलार्जुन ने जो अपने मल्हार ताम्रपत्र में उसमें अपने आप को परम महेश्वर भी कहा है और पितृपादानुध्याता भी कहा है। इसके बाद जो है हमको सिरपुर के आसपास ही आनंद प्रभु का एक शिलालेख मिला है। आनंद प्रभु के शिलालेख में उन्होंने बताया कि महर्षि गुप्त बलार्जुन ने एक संघाराम यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो विहार होता है संघाराम, उसका निर्माण कराया, जहां पर बौद्ध भिक्षु आकर रहते हैं। तो इस अवसर पर उन्होंने धान के खेत को दान दिया था, यानी इस संघाराम के निर्माण करने के लिए उन्होंने धान के खेत को दान में दे दिया था। तो आपको याद रखना है कि इस विहार का नाम वर्तमान में आनंद प्रभु कुटी विहार के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं बारदूला ताम्रपत्र। बारदूला ताम्रपत्र जो है महर्षि गुप्त बलार्जुन ने अपने कार्यकाल के 90वें वर्ष में जारी किया था, जिसमें उन्होंने वाटा पद्रका नामक ग्राम जो है ब्राह्मणों को दान में दिया था। वाटा पद्रका नामक ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया था, और ये इसलिए दान में दिया था क्योंकि ये अपने कार्यकाल के 9 वर्ष में जो है वो कभी भी हारे नहीं थे कोई भी युद्ध, इसी के लिए। अगला है, इनके काल के आसपास जो है सिरपुर में गंधेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि गंधेश्वर मंदिर का निर्माण सोमवंशी शासक महर्षि गुप्त ने कराया था, लेकिन क्योंकि इसमें भी दोनों का नाम महर्षि गुप्त एक ही पड़ रहा है, इसी के लिए इतिहासकार कंफ्यूजन में है कि ये महर्षि गुप्त है कि जो सोमवंशी महर्षि गुप्त है। तो ये जो है आप मान के चलिए कि सिरपुर के गंधेश्वर मंदिर का निर्माण इनके आसपास में ही हुआ था, इनके कार्यकाल के। इसके अलावा इस समय जो हमारे दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के थे और उत्तर भारत में हर्षवर्धन का युद्ध हो रहा था। तो महर्षि गुप्त बलार्जुन ने हर्षवर्धन का साथ दिया था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने इस युद्ध में जो है जिसे नर्मदा घाटी का युद्ध बोलते हैं, इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, और हर्षवर्धन का साथ दे रहे थे महर्षि गुप्त बलार्जुन, तो उनको भी हरा दिया था, लेकिन उनसे शासन को छीना नहीं था। महर्षि गुप्त बलार्जुन ही यहाँ के शासक बने रहते। यह जानकारी हमको पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा जो जितने भी अभिलेख महर्षि गुप्त बलार्जुन के प्राप्त हुए हैं, उन सभी अभिलेखों की शुरुआत नमः शिवाय से होती है। ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो ओम नमः शिवाय जो है इनसे शुरुआत होती है बलार्जुन के लेख की, जिससे पता चलता है कि बलार्जुन जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था। इनकी राजमुद्रा में देखिए, अभी तक जिनकी भी राजमुद्रा चल रही है, हमने तीवरदेव में पढ़ा था गरुड़ का चिन्ह, शंख का चिन्ह, यानी वो वैष्णव धर्म से संबंधित था, लेकिन इन्होंने अपनी राजमुद्रा में नंदी, त्रिशूल, कमंडल, कुकुदमान वृषभ, इनका चिन्ह अंकित कराया था। तो ये सभी जो है शैव धर्म के ही चिन्ह है, जिससे ये जानकारी लगती है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे। यानी बलार्जुन के अलावा जितने पांडु वंश के शासक है सब वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और अपने आप को परम वैष्णव बोलते थे। तो ये जो है एकमात्र जो अपने आप को परम महेश्वर बोल रहे हैं, यानी ये शैव धर्म के अनुयायी है। इन्हीं के काल में हिंदसांग ने यात्रा की थी, मुख्य रूप से सिरपुर और मल्हार के क्षेत्र में हिंदसांग की यात्रा हुई थी। तो हिंदसांग ने अपने यात्रा विवरण में जो उन्होंने सियुकी नामक बुक में बताया, जो सियुकी उनकी बुक था, इस क्षेत्र को कियासलो कहा था। उन्होंने अपनी उस यात्रा वृत्तांत में बताया कि उस समय कियासलो का राजा एक क्षत्रिय राजा था, जो कि बलार्जुन था, यानी महर्षि गुप्त बलार्जुन था। उन्होंने यहाँ पर जो है कई सारे बौद्ध भिक्षुओं को भी देखा था, कई सारे बौद्ध विहारों को भी देखा था, अशोक के काल का जो मुख्य रूप से स्तूप वो भी देखा था। तो ये सब उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया था। तो महर्षि गुप्त बलार्जुन को जो है हिंदसांग बौद्ध धर्म का अनुयायी मान रहा था, लेकिन वो बौद्ध धर्म का, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर बौद्ध धर्म के क्षेत्र का बहुत विकास हो रहा है, तो इसलिए उनको बौद्ध धर्म का अनुयायी मान रहा था, लेकिन एक्चुअल में शैव धर्म का अनुयायी थे। अगला देखते हैं, महर्षि गुप्त बलार्जुन के जो दरबारी कवि थे वो थे ईशान।
और चिंतातुरांग। ईशान और चिंतातुरांग जो कि संस्कृत और अपभ्रंश के जो है मुख्य रूप से कवि थे या संस्कृत भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे। जो हम अभी तक पढ़ रहे थे महारानी वाष्टा का जो अभिलेख पढ़ रहे हैं, सिरपुर अभिलेख जो महारानी वाष्टा का है, वो लिखा ही ईशान ने था। ईशान और चिंतातुरांग ने मिलकर उस वाष्टा देवी के लेख को लिखा था, तो आपको याद होना चाहिए। अगला है तंत्र साधना के केंद्र के रूप में गणना, यानी सिरपुर जो है वो तंत्र साधना के केंद्र के रूप में उनकी गणना होने लगी थी महर्षि गुप्त बलार्जुन के काल में, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा भी कहीं ना कहीं तंत्र साधना संबंधित थी, वो भी इस क्षेत्र के आसपास आ गई थी। तो यहाँ पर तंत्र साधना के केंद्र के रूप में सिरपुर की गणना होने लगी थी। महर्षि गुप्त बलार्जुन ने अपने माता पिता की पुण्य वृद्धि के लिए एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। सिरपुर के आसपास के क्षेत्र में विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? महर्षि गुप्त बलार्जुन ने अपने माता पिता की पुण्य वृद्धि के लिए और अपने मामा की पुण्य वृद्धि के लिए जो है उसने बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था सिरपुर में। इसके अलावा महर्षि गुप्त बलार्जुन ने बालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया, जो कि एक शिव मंदिर है, ये भी सिरपुर में है। और इसके अलावा जो है महर्षि गुप्त बलार्जुन ने जो है शैव पाशुपत मत के सोम सिद्धांत संप्रदाय के आचार्यों को यहाँ पर अपने दरबार में जगह दी थी। कौन कौन को? शैव पाशुपत मत के सोम सिद्धांत संप्रदाय को यहाँ पर अपने आश्रय दिया था अपने सिरपुर के क्षेत्र में, और यहाँ के जो इस मत के जो आचार्य थे उनको गांव भी दान में दिए थे। ठीक है, इस काल को जो महर्षि गुप्त बलार्जुन का काल है, इस काल को दक्षिण कौशल का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्थापत्य के क्षेत्र में भी काम हुआ, धर्मों के सभी धर्मों के प्रति ये सहिष्णु भी थे, सभी धर्मों को आदर दे रहे थे, इसलिए महर्षि गुप्त बलार्जुन के काल को दक्षिण कौशल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो अगर महर्षि गुप्त बलार्जुन देता है तो ठीक है, अगर दूसरा नाम देता है या वंश का नाम देता है तो पांडु वंश के काल को। क्लियर है? तो महर्षि गुप्त बलार्जुन के बाद रणकेसरी शासक बनते, रणकेसरी के बाद ये सब हमने पहले भी देखा हुआ है। तो उसके बाद जो है कोई भी महत्वपूर्ण शासक नहीं है जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहीं पर जो है इनका वंश भी समाप्त हो जाता है। आप बोल सकते हो कि महर्षि गुप्त बलार्जुन के बाद ही उनका वंश जो है समाप्त होने लग जाता है, क्योंकि बाकी जो शासक बनते हैं रणकेसरी वो सब कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है। अब हम देखते हैं उड़ीसा के सोमवंश। तो उड़ीसा का सोमवंश पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन इससे पाता है, क्योंकि ये वंश जो है उड़ीसा का वंश है, तो इसको पूरे डिटेल में पढ़ना जो है हमारे लिए जो है वेस्ट होगा। कोई भी इस वंश के बारे में क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, आएगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कौन सा वंश धारण करता था। तो सोमवंश आप जितने भी पेपर देख लीजिए सब में यही क्वेश्चन आता है। तो उड़ीसा के सोमवंश त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे और साथ ही साथ कौशलेंद्र की भी उपाधि धारण करते थे। ठीक है, तो ये इस वंश के संस्थापक जो है वो शिव गुप्त माने जाते हैं। 850 से 880 ईस्वी के आसपास इनका शासन माना जाता है, ये अनुमानित है, कोई प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, तो उड़ीसा के सोमवंश के संस्थापक शिवगुप्त 850 से 880 ईस्वी। एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, जो शिवगुप्त यानी जो सोमवंश के पहले शासक थे, इनके ताम्रपत्रों में कहीं भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि हमको नहीं मिलती। इसके बाद की जितने भी शासक हम पढ़ेंगे सब शासकों के ताम्रपत्र में उनको त्रिकलिंगाधिपति कहा गया है। ठीक है, केवल शिवगुप्त जो पहले शासक है इनके ताम्रपत्र में या अभिलेख में कहीं भी त्रिकलिंगाधिपति नहीं लगा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि शिवगुप्त के काल में सोमवंश त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण नहीं करते थे, उसके बाद के जितने भी शासक हुए सबने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की है। ठीक है, तो यहां पर बस हम शासकों का नाम पढ़ रहे हैं, आपको बस उनका क्रम याद रखना है, क्रम भी नहीं केवल नाम याद रखना है कि कभी पेपर में आ गए तो मैचिंग कर ले, बाकी क्वेश्चन तो वही आएगा त्रिकलिंगाधिपति वाला। तो यहां पर शिवगुप्त पहले शासक थे, महाभवगुप्त जन्मेजय, महर्षिगुप्त प्रथम ययाति, महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ। आपको ये बता दूं जो महर्षिगुप्त प्रथम ययाति है, इसने अपने नाम पर, जैसे विनीतपुर हमने पहले पढ़ा था, विनीतपुर का नाम बदलकर ययातिपुर कर दिया था। नोट्स में डिटेल में लिखा हुआ है, आप उसको देखना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके काम नहीं आएगा पेपर में प्री में। ठीक है, फिर महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ, फिर महर्षिगुप्त द्वितीय धर्मरथ, महाभवगुप्त तृतीय नहुस, फिर इंद्ररथ, महाभवगुप्त फोर्थ और आखिरी शासक है महर्षिगुप्त कर्ण। तो आपको याद रखना है महर्षिगुप्त कर्ण इस वंश के अंतिम शासक थे, ये भी प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, कि इस वंश का अंत कैसे हुआ ये भी प्रमाणिक नहीं है।
तो बस आपको मेन जो है इसमें याद रखना है कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि सोमवंशी शासक धारण करते थे। अगला हम देखते हैं कांकेर का सोमवंश। कांकेर में भी एक सोमवंश यहाँ पर कार्य कर रहा था। यहाँ पर ये मुख्य रूप से रतनपुर के कलचुरियों के मांडलिक थे, यानी रतनपुर में कलचुरियों का शासन मंडलों में बटा हुआ था, तो ये एक मंडल के स्वामी थे कांकेर के जो सोमवंशी शासक थे। तो ये रतनपुर के कलचुरियों के मांडलिक थे। इस वंश के संस्थापक जो है वो सिंहराज को माना जाता है कि सिंहराज इस वंश के संस्थापक है। उसके बाद आते हैं व्याघ्रराज, बोपदेव, कृष्ण, जैतराज, सोमचंद्र और भानुदेव। तो जो भानुदेव का अभिलेख मिला है हमको कांकेर से, उससे ही इन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन? सिंहराज, व्याघ्रराज, बोपदेव, कृष्ण, जैतराज, सोमचंद्र और भानुदेव। ये है कांकेर के सोमवंशी शासक। और कोई इसमें क्या आपको याद नहीं करना है, और याद क्या करना है इसके बारे में और कुछ जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। अगला देखते हैं मैकल के पांडव वंश। तो मैकल के पांडव वंश जो है ये मुख्य रूप से अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी की 5वीं शताब्दी के आसपास इनका शासन माना जाता है। तो यहाँ के इस वंश के कुछ शासकों के नाम हमको मिलते हैं: जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल और सूरबल। फिर से बोल रहा हूं, जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल और सूरबल। तो कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं भरतबल, तो ये उसमें हमने देखा था पांडु वंश के पहले शासक जब हम इंद्रबल की बात कर रहे थे, तो इंद्रबल जो है वो भरतबल यही वाले हमने पढ़ा था। इंद्रबल का नाम भरतबल भी है। तो कई इतिहासकार मानते कि वो जो भरतबल थे वो ये थे, मैकल के पांडव वंश वाले भरतबल थे। ठीक है, कई इतिहासकार ऐसे मानते हैं और उनका जो लोक प्रकाशक विवाह वो इस भरतबल से हुआ है, लेकिन कोई भी प्रामाणिक नहीं है। ठीक है, और सूरबल अंतिम शासक है यहाँ पर, और ये वंश का शासन अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र में था। और कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है तो उसको पढ़ना भी नहीं है। अगला हम देखते हैं पर्वतद्वारक वंश। पर्वतद्वारक वंश 5वीं शताब्दी के आसपास था। गरियाबंद के आसपास के क्षेत्र में इनका शासन था। आपसे पेपर में आजकल जैसे क्वेश्चन आ रहा है, आपसे पूछ सकता है कि मैकल के क्षेत्र में कौन से वंश का शासन था, गरियाबंद के क्षेत्र में कौन से वंश का शासन था, दुर्ग के क्षेत्र में कौन से वंश का शासन था। जैसे हमने पढ़ा शैल वंश पढ़ लिए, गरियाबंद में पर्वतद्वारक पढ़ लिए, मैकल में हमने पांडव वंश देख लिया। इसको मैकल के पांडु वंश भी बोला जाता है ना, आप ये भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। इसके संस्थापक थे सोमन राज। सोमन राज जो थे वो पर्वतद्वारक वंश के संस्थापक थे। इनकी माता का नाम था कौस्तुम्भेश्वरी देवी। कौस्तुम्भेश्वरी देवी जब बीमार पड़ती है तो जो यहाँ के शासक रहते सोमन राज, इनकी माता रहती कौस्तुम्भेश्वरी देवी। तो ये जब बीमार पड़ती तो सोमन राज जो है देवभोग ग्राम को दान में देते हैं, ताकि जो है पुण्य कमा के इनकी माता को ठीक किया जा सके। ऐसा माना जाता है कि सोमन राज के समय जो देवभोग क्षेत्र का जो मुख्य रूप से चावल होता था वो जगन्नाथपुरी भेजा जाता था। जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर भगवान को वो चावल चढ़ाया जाता था भोग के रूप में, जिस कारण इस क्षेत्र के चावल को देवभोग कहा गया और इस क्षेत्र को भी देवभोग कहा गया। यानी यहाँ के चावल वहां पे भोग में लगाए जा रहे थे इसलिए। इसके अलावा इस वंश के एक दूसरे शासक का नाम पता चलता है तुष्टिकर। तुष्टिकर के 13 सिंह ताम्रपत्र जो कि तेल नदी के आसपास प्राप्त हुआ है। तो तेल नदी के आसपास 13 सिंह ताम्रपत्र मिला है तुष्टिकर का, जो इस वंश के दूसरे शासक है। और इसमें सोमन राज की भी जानकारी मिलती है। बस इतनी जानकारी जो मैंने आपको बता दिया। ये जो है इस पर्वतद्वारक वंश उपासक थे स्तंभस्वरी देवी के। स्तंभस्वरी देवी के उपासक थे कौन? पर्वतद्वारक वंश। तो बस इतना ही जानकारी पर्वतद्वारक वंश के पास है कि तेल नदी के किनारे शासन था, गरियाबंद में था सोमन राज और तुष्टिकर। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। मैं आपको इस क्लास के साथ एक वीडियो ऐड करके दे रहा हूं सिरपुर का, जो मैंने पहले ही यूट्यूब में डाला हुआ है, ताकि सिरपुर के बारे में और कुछ क्वेश्चन है पांडु वंश से रिलेटेड, उसमें मैंने डिटेल में बताया स्वास्तिक विहार क्या है, ठीक है, आनंद प्रभु कुटी विहार क्या है, और मंदिरों के बारे में बताया। तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में उसको लगा के दे रहा हूं, तो आप उसको भी एक बार देखिए। अगर आप देख चुके हैं तो ठीक है, नहीं देखे तो उसको एक बार देख लीजिएगा। तो यहीं पर आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में।
दोस्तों, जो हमने छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल की एक महत्वपूर्ण सीरीज चालू की थी सीजीपीएससी प्री के लिए, उसमें हमने एक पर्यटन स्थल रतनपुर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम छत्तीसगढ़ के दूसरे ऐतिहासिक आप बोल लीजिए नगरी या ऐतिहासिक स्थल सिरपुर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सिरपुर से अधिकतर जो है क्वेश्चन लक्ष्मण मंदिर के बारे में आता है, तो उसमें हम जो है सिरपुर के प्राचीन इतिहास से लेकर सिरपुर में क्या क्या उत्खनन कार्य हुए, वहां से क्या क्या चीजें मिली, क्या क्या चीजें उसमें अगर मंदिर मिले हैं तो मंदिर में क्या उनकी नक्काशी किस तरीके की है, वो मंदिर किस शैली में बने हैं, ये सब पार्ट हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इसके बाद जो है सिरपुर से अगर पर्यटन स्थल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से बना लेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज इंपॉर्टेंट लग रही हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं और हम सिरपुर के कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक चीनी यात्री थे जिनका नाम था हिंद सांग। वो जो है 7वीं सदी के आसपास जो है इस क्षेत्र के दक्षिण कौशल की यात्रा में आए थे। उन्होंने जो है इस क्षेत्र को उस समय कियासरो के नाम से संबोधित किया था, कौशल के क्षेत्र को, और अपनी बुक सीयूकी में जो है जानकारी दी थी कौशल क्षेत्र के बारे में। तो उन्होंने सिरपुर का भी उसमें जिक्र किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो है कई सारे संघाराम है, विहार है, यानी ये क्षेत्र जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत एक अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारे स्थल मौजूद है। यहाँ तक उन्होंने अशोक के स्तूप का भी के बारे में भी जानकारी दी थी, लेकिन वो स्तूप हमको आज तक नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, तो यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि से जो विदेशी यात्री थे वो भी इस क्षेत्र की यात्रा में आया करते थे। अगर हम बात करें इतिहास की तो इस क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है, यानी सिरपुर का जो प्राचीन नाम है वो श्रीपुर था। और हमारे मुख्य रूप से सबसे पहला उल्लेख की बात करें कि श्रीपुर या सिरपुर का सबसे पहला उल्लेख कौन से स्थानीय राजवंश में मिलता है, तो वो है सरभपुरी राजवंश। तो जो सरभपुरी शासक थे जिनका नाम था सुदेव राज और दूसरे शासक थे प्रवर राज, इनके ताम्र पत्रों में जो है सबसे पहले श्रीपुर यानी सिरपुर का उल्लेख किया गया है। तो जो सुदेव राज का ताम्र पत्र था, जिसका कौताल ताम्र पत्र बोलते हैं, कौताल ताम्र पत्र, और प्रवर राज का ठाकुर दिया ताम्र पत्र, दोनों श्रीपुर से ही जारी किए गए थे। और इसमें श्रीपुर की जानकारी भी मिलती, जिससे स्पष्ट होता है कि श्रीपुर जो है सरभपुरी वंश की कभी राजधानी रही होगी। क्लियर है। सरभपुरी शासकों के बाद यहाँ पर शासन करने आते हैं पांडु वंश। तो पांडु वंश के भी जो है यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो श्रीपुर थी या सिरपुर, वो पांडु वंश की एक राजधानी बनी थी, यानी पांडु वंश की राजधानी के रूप में सिरपुर स्थापित हुआ था। जिसके बाद सिरपुर का न केवल राजनीतिक महत्व बढ़ा था, इसके बाद यहाँ पर व्यापार भी बढ़ने लगा था, यहाँ स्थापत्य के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा वृद्धि होने लगी थी। तो पांडु वंश के, इसलिए पांडु वंश के काल को दक्षिण कौशल का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो क्षेत्र था मुख्य रूप से भी पांडु वंश में महाशिवगुप्त बलार्जुन, जो कि पांडु वंश के एक शासक रहे हैं, उनके काल को ही मुख्य रूप से दक्षिण कौशल का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय मुख्य रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा वृद्धि हुई थी, राजनीतिक क्षेत्र में काफी ज्यादा वृद्धि हुई थी। और जो महाशिवगुप्त बलार्जुन थे वो केवल तो स्वयं शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वो अन्य सभी धर्मों का आदर करते थे और उनको भी उतना ही सम्मान देते थे, जिसके कारण जो दक्षिण कौशल या सिरपुर का क्षेत्र था सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था। इसलिए इस क्षेत्र को उस समय दक्षिण कौशल का स्वर्णकाल कहा जाता था। अगर यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर सिरपुर, क्योंकि प्राचीन राजवंश यहाँ पर रहे हैं, तो प्राचीन राजवंश के बाद कौन, जब ब्रिटिश काल में सिरपुर कब नजरों में आया या सिरपुर की खोज कब प्रारंभ हुई, तो अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम ध्यान जो था वो जो मुख्य रूप से जो पुरातत्ववेत्ता जिनका नाम था वेंगलर ने सबसे पहले सिरपुर की खोज के लिए वो निकले थे। ठीक है, तो 1873-74 के काल में जो है वेंगलर ने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को सबसे पहले देखा था। लक्ष्मण मंदिर एक ऐसा मंदिर था जो हमको पूर्ण रूप से हमको खुदाई में प्राप्त नहीं हुआ, ये निर्मित अवस्था में हमको प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज सर्वप्रथम वेंगलर ने की थी। वेंगलर ने यही बताया था, जब वो सिरपुर के आसपास के क्षेत्र में आए थे तो वो क्षेत्र पूरी तरीके से जंगलों से घिरा हुआ था, तो वेंगलर ने ही वहां पे लक्ष्मण मंदिर को सर्वप्रथम बार देखा था। क्लियर है। तो उसके बाद अगर हम दूसरे बात करें तो कनिंघम थे, जो सिरपुर के यहाँ पर कई सारे खुदाई में शामिल होने के लिए आए थे। कनिंघम 1881 से 82 के काल में। और तीसरे थे लॉन्गहर्स्ट जो 1909 से 10 के काल में
सिरपुर के क्षेत्र में पुरातत्व से संबंधित खुदाई में शामिल होने आए थे। ठीक है, उनको लीड किया था। अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थापत्य के क्षेत्र में खोज किया गया, पुरातत्व के क्षेत्र में खोज हुई है यहाँ पर, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाई है एमजी दीक्षित ने। एमजी दीक्षित जो 1953 से 56 के काल में इस क्षेत्र में खुदाई में शामिल होने आए थे, इनके ही नेतृत्व में खुदाई हुई थी। पुरातत्व संबंधित कई सारी चीजें हमको यहाँ पर मिली थी। और उसके बाद जो है जगतपति जोशी और अरुण शर्मा, इनके नेतृत्व में भी यहाँ पर पुरातत्व से संबंधित कई खुदाई हुई है। तो ये हुआ था 1993 से 2004 के काल में। अगर आपसे पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते भी रहते हैं कि सिरपुर से संबंधित खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें आपको एक नाम मेन रूप से याद करना पड़ेगा, अरुण शर्मा का नाम। क्योंकि अरुण शर्मा जब 2000 से 2004 के बीच में खुदाई में शामिल होने आए थे, तो इन्होंने यहाँ पर कई सारे बौद्ध विहारों की 3 बौद्ध विहारों की खोज की थी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तिब्बत विहार जिसमें से महत्वपूर्ण है, कई सारे शिव मंदिर की श्रृंखलाओं की खोज की थी। तो अरुण शर्मा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता के पश्चात एमजी दीक्षित ने 1953 से 56 के मध्य सिरपुर के निकट खुदाई का कार्य किया है, और जगतपति जोशी और अरुण शर्मा जो है उन्होंने भी जो है पुरातत्व के क्षेत्र में सिरपुर में उत्खनन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित किया है। इसमें मेन नाम अरुण शर्मा का है, जो कि आगे चलकर कई सारे बौद्ध विहारों की खोज और एक शिव मंदिरों की श्रृंखला की खोज भी इन्होंने की है सिरपुर में। तो 1993 से 2004 का काल इनका रहा है। अगर हम स्थापत्य के क्षेत्र की बात करें तो सिरपुर जिसके लिए फेमस है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला भाग रहेगा हिंदू धर्म से संबंधित स्मारकों का, और दूसरा भाग रहेगा बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारकों का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मुख्य रूप से महाशिवगुप्त बलार्जुन का जो काल था पांडु वंशी शासकों का, वो वहां पर जो है छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और अन्य सभी धर्मों का, ठीक है, यहाँ पर पूर्ण सम्मान किया जाता था। सभी धर्मों का आदर्श रूप देखा जाता था, और उनके हर क्षेत्र में, स्थापत्य क्षेत्र में हर धर्म को यहाँ पर मान्यता दी गई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण हम सबसे पहले पढ़ेंगे लक्ष्मण मंदिर के बारे में। तो लक्ष्मण मंदिर से संबंधित आपने 2 क्वेश्चन पेपर में देखा होगा आमतौर पर कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, दूसरा है पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा मंदिर लाल ईंटों से निर्मित किया गया है, तो वो भी लक्ष्मण मंदिर है। तो यहाँ पर अगर हम लक्ष्मण मंदिर की बात करें तो पांडु वंश के एक शासक हुए थे जिनका नाम था हर्षगुप्त। पांडु वंश के एक शासक थे जिनका नाम था हर्षगुप्त, जो कि वैष्णव धर्म को मानते थे, यानी वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उनकी वाइफ थी जिसका नाम था रानी वाष्टा, वो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। ठीक है, क्योंकि रानी वाष्टा कौन से राजवंश से थी? मौखरी राजवंश से संबंधित थी, यानी मगध के आसपास के क्षेत्र से संबंधित थी, जिनके पिता सूर्यवर्मन थे, मौखरी राजवंश के राजा थे। ठीक है, तो उनकी बेटी थी वाष्टा देवी जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थी। उनके पति थे हर्षगुप्त जो कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और इनका पुत्र हुआ महाशिवगुप्त बलार्जुन जो शैव धर्म का अनुयायी था। यानी आप देखिए यहाँ पर बौद्ध, वैष्णव और शैव तीनों धर्म के अनुयायी आपको एक ही वंश में मिल गए। ठीक है, तो वाष्टा देवी बौद्ध धर्म के अनुयायी थी, इनके जो पति थे हर्षगुप्त वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और उनके जो बेटे थे जो महाशिवगुप्त बलार्जुन वो कौन से धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। तो यहाँ पर जब लक्ष्मण मंदिर के बारे में आपको बता दूं, जब यहाँ पर हर्षगुप्त की मृत्यु होती है तो उनकी जो वाइफ रहती है वाष्टा देवी, वो जो है उनकी स्मृति में जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती है। क्योंकि वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, उनके जो पति थे, इसी के लिए मंदिर जो है वो वैष्णव मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम लक्ष्मण मंदिर क्यों पड़ा, इसके विषय में कहा जाता है कि जो यहाँ पर अगर आप मंदिर के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो वहां पर विष्णु जी के शेषनाग अवतार की मूर्ति है। ठीक है, विष्णु जी के शेषनाग जो अवतार है उसकी मूर्ति है। तो शेषनाग को हिंदू प्राचीन ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में लक्ष्मण भी कहा गया है, इसलिए इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर पड़ा, ऐसा भी कहा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर तो लक्ष्मण मंदिर किस प्रकार का मंदिर है? विष्णु मंदिर है, जो रानी वाष्टा ने अपने पति हर्षगुप्त को समर्पित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दूसरी चीज, ये मंदिर लाल ईंटों से निर्मित है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन बनाया? वाष्टा देवी, ये भी आया हुआ है। कौन से वंश से संबंधित थी वाष्टा देवी? मौखरी राजवंश से, ये भी आया हुआ है। किसकी बेटी थी वाष्टा देवी? मौखरी राजवंश के राजा सूर्यवर्मन की।
ये भी आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो अगर आप कोई भी मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर बनाने की एक शैली होती है। 3 शैली हम मंदिर निर्माण की पढ़ते हैं, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। ठीक है, तो जो लक्ष्मण मंदिर है वो मुख्य रूप से नागर शैली का बना हुआ है। ठीक है, तो नागर शैली द्रविड़ शैली में अगर आपको अंतर पढ़ना, बहुत सारे वीडियो मौजूद है। नागर शैली में मुख्य रूप से क्या होता है कि एक चबूतरा बनता है, चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण होता है, यानी नीचे चबूतरा होता है, चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण होता है, यानी मंदिर जो रहता है वो जमीन से सटा हुआ नहीं रहता, वो चबूतरे के ऊपर बनता है। ठीक है, और जो मंदिर का सबसे शीर्ष स्थल होता है जिसको हम शिखर बोलते हैं, वो जैसे मान लीजिए ये मंदिर है तो जो उसका ऊपर का भाग होगा वो ऐसे वर्गाकार शेप में होता है। मुख्य रूप से अगर आप देखें चपटा वक्राकार शेप में होता है, सॉरी वर्गाकार बोला था, वक्राकार शेप में होता है। जबकि द्रविड़ शैली का जो मंदिर होता है उसका ऊपरी शिखर जो होता है वो पिरामिड आकार का होता है। क्लियर है, तो आप लक्ष्मण मंदिर देखेंगे तो जो उसका ऊपर का शिखर होता है आप देखेंगे उसमें वो वक्राकार होता है। ठीक है, जो उसका ऊपर का भाग है वो इस तरीके से वक्राकार होता है। ठीक है, तो ये सब नागर शैली की प्रमुख विशेषता है। द्रविड़ शैली में पिरामिड आकार का होता है। ये सब आप एक मूर्ति जो मंदिर निर्माण कला होता है उसमें आप ये सब पढ़े भी होंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से लक्ष्मण मंदिर है वो कौन सी शैली का है? नागर शैली का है। इसके अलावा बात करें तो जो मंदिर में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले होता है मंडप होता है, जिसके ऊपर जैसे पिलर टाइप के बने रहते हैं उसको मंडप बोला जाता है। मंडप के बाद जो होता है प्रवेश द्वार होता है, और प्रवेश द्वार के अंदर गर्भगृह होता है, और गर्भगृह के मध्य भाग में जो उस मंदिर जिसको समर्पित होता है, प्रमुख देवता जो होता है वो गर्भगृह के मध्य भाग में उसकी मूर्ति या जैसे श्याम मंदिर होगा तो शिवलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मंदिर जो है नागर शैली के साथ साथ पंचरत्न शैली में भी बना है। पंचरत्न शैली कहने का मतलब ये है कि जो मंदिर का गर्भगृह की दीवारें होंगी, मान लीजिए ये इस तरीके का, आप मान लीजिए ये प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार के पीछे भी दीवारें होंगी। ठीक है, तो प्रवेश द्वार के पीछे भी आप एज्यूम कीजिए एक दीवार और है, एक इस कोने में होगी, एक इस कोने में होगी, और इसके पीछे एक कोना ऐसा होगा। आप 3D व्यू में देखिए तो इसके जो किनारों की दीवार होगी वो 5 भागों में ऐसे ऐसे बटी होगी। ठीक है, जो किनारे की दीवार होगी गर्भगृह की वो बाहर की तरफ से ऐसे 5 भाग में डिवाइड होगी, तो इसी को बोलते हैं मंदिर निर्माण की पंचरत्न शैली। ठीक है, नागर शैली के अंतर्गत भी ये किस शैली में बना है? पंचरत्न शैली में बना है, यानी गर्भगृह का जो बाहरी हिस्सा होगा उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया होगा। आप श्रीपुर जाएंगे, लक्ष्मण मंदिर देखेंगे तो उसका जो गर्भगृह का बाहर का हिस्सा होगा वो 5 भागों में डिवाइड रहेगा, उसी को बोलते हैं मंदिर निर्माण की पंचरत्न शैली। ऐसी सप्तरत्न शैली भी होती, त्रिरत्न शैली भी होती, नवरत्न शैली भी होती, लेकिन ये किस तरीके का है? पंचरत्न शैली का है। ठीक है, इसके अलावा जैसे प्रवेश द्वार मैंने बताया, जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो जो उसका प्रवेश द्वार रहेगा उसको 5 शाखाओं में बांटा गया है। यानी प्रवेश द्वार जो है, यहाँ पे मान लीजिए ये प्रवेश द्वार बना हुआ है, तो ये जो 5 शाखाओं में बटा हुआ है, यानी इसकी जो किनारे की दीवार है, प्रवेश द्वार के जो किनारे की दीवार है उसमें 5 शाखाएं हैं। पहली शाखा है पत्र शाखा, यानी ये पत्र शाखा कहने का मतलब है कि हर शाखा में जैसे कि एक लाइन होती है, ऐसे पतली लाइन होगी और उसमें ऐसा ऐसा करके कुछ बना हुआ है, तो उस शाखा को बोलते हैं पत्र शाखा। उसके बाजू में होती है रत्न शाखा, रत्न शाखा के बाजू में है मैथुन शाखा, जिसमें जो है प्रेमी युगल को दिखाया गया है। ठीक है, वह विभिन्न मैथुन अवस्थाओं में। 4th शाखा फिर से होती है पत्र शाखा, और 5th शाखा है विष्णु शाखा। तो विष्णु शाखा में जो मुख्य रूप से विष्णु जी के 10 अवतार है उसमें से 7 अवतारों को इस प्रवेश द्वार में दिखाया गया है। क्लियर है, तो यहाँ पर प्रवेश द्वार में 5 शाखा है, पत्र शाखा, रत्न शाखा, मैथुन शाखा, पत्र शाखा और विष्णु शाखा। यहाँ पर पत्र शाखा 2 बार है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो विष्णु शाखा यानी यहाँ पे विष्णु जी के जो 10 अवतार है, 10 अवतार विष्णु बोला जाता है, उसमें से 7 अवतारों को यहाँ पर दिखाया गया है। क्लियर है, इसके अलावा जो श्रीपुर के लक्ष्मण मंदिर की दीवारों पर कृष्ण लीला और कंसवध के भी चित्र अंकित हैं। क्लियर है, तो ये है पूरा आपका लक्ष्मण मंदिर। आपको एक चीज और बता दूं, इसका निर्माण काल जो है वो 625 से 650 ईस्वी के मध्य का माना गया है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना 625 से 650 ईस्वी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको 4-5 मंदिर का निर्माण नाम दे देगा और आपको बोलेगा इन मंदिरों को उनके निर्माण काल के हिसाब से जमाइए। तो 625 से 650 ईस्वी के मध्य लक्ष्मण मंदिर बना है, ऐसा माना जाता है। अगला जो है गंधेश्वर मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है।
याद रखना है। सेकंड शिवपुर में जो है गंधेश्वर मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है, यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको पढ़ना है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति है। यानी भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है जिसमें वो जो भूमि स्पर्श मुद्रा में एक हाथ से वो भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, उस मुद्रा में यहाँ पर एक मुख्य रूप से मूर्ति है। सेकंड है यहाँ पर भगवान शिव की तांडव नृत्य मुद्रा में मूर्ति, भगवान शिव की तांडव नृत्य में एक मूर्ति यहाँ पर है। क्लियर है, ये शिव मंदिर है, गंधेश्वर मंदिर। थर्ड है बालेश्वर महादेव मंदिर। बालेश्वर महादेव मंदिर जो है ये अरुण शर्मा जी जब कोच में आए थे यहाँ पर, तो पूरा तत्व के दौरान हमको जो है यहाँ पर बालेश्वर महादेव मंदिर मिला है। ये मंदिर जो है यहाँ पर पंचायतन शैली में बना है। बालेश्वर महादेव मंदिर पंचायतन शैली कहने का मतलब ये है, पंचायतन शैली उसको बोलते हैं जहां पर एक मंदिर मुख्य मंदिर होता है और उसके चारों कोनों पर छोटे छोटे मंदिर होते हैं, तो ऐसे मंदिरों को पंचायतन शैली के मंदिर बोलते हैं। यानी एक मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे और मंदिर होते हैं, यानी एक प्रमुख मंदिर और 4 सहायक मंदिर, तो ये पंचायतन शैली का मंदिर है। और यहाँ पर जो है महर्षि गुप्त बलार्जुन की एक मुहर भी मिली है, उस मुहर पर जो है शिव गुप्त से लिखा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि यहाँ से मुहर मिली है शिव गुप्त से लिखी हुई, तो ये मंदिर का निर्माण महर्षि गुप्त बलार्जुन के काल में हुआ होगा। क्लियर है, तो पंचायतन शैली का मंदिर है बालेश्वर महादेव मंदिर, और मुहर जो है वहां पर श्री गुप्त से लिखा हुआ है, यानी महर्षि गुप्त बलार्जुन काल का मंदिर है, और महादेव लगा यानी ये शिव मंदिर है। क्लियर है। इसके अलावा एक और मंदिर है राम मंदिर, जो कि लक्ष्मण मंदिर के जस्ट सामने है। लक्ष्मण मंदिर की एक और जो विशेषता वो है, लक्ष्मण मंदिर जो है पूर्वाभिमुख है, यानी इसका जो सामने का हिस्सा है वो पूर्व दिशा की ओर है। वैसे ही राम मंदिर भी पूर्वाभिमुख मंदिर है, जो कि पूर्व की दिशा की ओर उसका जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व दिशा की ओर है। और राम मंदिर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, इसको जो है फिर से जो है इसको बनाया जा रहा है, रिनोवेट किया गया है, तब उसके बाद ये मंदिर फिर से अब खड़ा कर दिया गया है। लेकिन ये जब मिला तब ध्वस्त अवस्था में था, पूरा खुदाई के दौरान इस मंदिर को प्राप्त किया गया था। अगला देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक। यहाँ पर थी हिंदू धर्म से संबंधित स्मारक, अब देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक। तो उसमें सबसे पहला आता है आनंद प्रभु कुटी विहार। विहार उस क्षेत्र को बोला जाता था जहां पर बौद्ध भिक्षु जो थे वो अपना रहते थे, वहीं पर अध्ययन का कार्य करते थे। ठीक है, तो ऐसी चीजों को मतलब ऐसे क्षेत्र को विहार बोला जाता था। तो पहला है आनंद प्रभु कुटी विहार। आपसे जो है क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जब हेनसांग जो है इस क्षेत्र की यात्रा में आया था, तो यहाँ पर उसने बौद्ध धर्म की किस शाखा के बौद्ध भिक्षु को देखा था, तो वो थी महायान शाखा। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो महायान शाखा के बौद्ध भिक्षु यहाँ पर मुख्य रूप से रहते थे। अगर यहाँ पर देखें तो आनंद प्रभु कुटी विहार का नाम कैसे पड़ा, जो महर्षि गुप्त बलार्जुन थे उनके ही काल में जो है यहाँ पर आनंद प्रभु नाम का जो है एक बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे, और आनंद प्रभु के जो बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा इस विहार का निर्माण किया गया था, जिस कारण जो है इस विहार का नाम दिया गया आनंद प्रभु कुटी विहार। इस विहार के अंदर टोटल 14 कमरे भी, कक्ष भी हमको प्राप्त हुए हैं। तो आनंद प्रभु कुटी विहार में भी बुद्ध की जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है उस मूर्ति के दाईं ओर जो है सेवक के रूप में पद्म पाणी अवलोकितेश्वर की मूर्ति भी प्राप्त है। ठीक है, यानी जो बुद्ध जी की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति है, उसी के दाईं ओर जो उनके सेवक के रूप में पद्म पाणी अवलोकितेश्वर की मूर्ति भी स्थापित है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है आनंद प्रभु कुटी विहार के बारे में आपको ये जानना है कि आनंद प्रभु जो कि महर्षि गुप्त बलार्जुन के काल में यहाँ बौद्ध भिक्षु आए थे, उनके द्वारा इस विहार का निर्माण किया गया है। अगला जो है वो है स्वास्तिक विहार। स्वास्तिक विहार भी जो है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, विहार है तो बौद्ध धर्म से संबंधित। तो स्वास्तिक विहार नाम इस तरीके से पड़ा क्योंकि ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जब ये मिला तो पूरी तरीके से ध्वस्त है, इसको पूरा तत्व में प्राप्त किया गया, पूरी तरीके से ध्वस्त है, क्योंकि इसकी ये विहार जिस रूप में हमको प्राप्त हुआ उसका भूमि जो नीचे वो स्वास्तिक शेप में है। ठीक है, तो स्वास्तिक शेप होता है इस तरीके का, तो ये जो है उस तरीके से ही हमको जो है प्राप्त हुआ है। तो ये भूमि जो है उस शेप में ही हमको इस तरीके से प्राप्त हुई है। ठीक है, इस तरीके से हमको प्राप्त हुई, यानी ये भूमि इस तरीके की, यहाँ इसके ऊपर ये विहार बनाया गया था, क्योंकि इसके भूमि नीचे का शेप हमको स्वास्तिक मिला है, इसी के लिए इस विहार को स्वास्तिक विहार बोला गया है।
अगला जो हमको मिला है, जब अरुण शर्मा ने खोज की थी, जो मैंने यहाँ पर नाम बताया, उनके द्वारा जब खोज की गई तो उनको 3 अन्य बौद्ध विहार भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें से उन्होंने एक विहार का नाम तीवरदेव विहार लिखा है, क्योंकि इस विहार के बनाए जाने का काल जो है वो तीवरदेव का काल है। इसी के लिए इस विहार, मतलब उन्होंने अनुमान लगाया कि इस ईस्वी में ये बना होगा, इसलिए इस विहार को तीवरदेव विहार नाम दिया गया। इससे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि तीवरदेव विहार जो उनको प्राप्त हुआ है, उसकी इस विहार की दीवारों पर जो है पंचतंत्र की कहानी अंकित की गई है। कहानी मतलब ऐसा नहीं कि पूरी कहानी लिखी है, जो चित्र वहां पर बनाए गए हैं वो पंचतंत्र की कहानी से रिलेटेड है। तो पंचतंत्र की कहानी, जिसमें मगरमच्छ और बंदर की जो कहानी थी, उसको मगरमच्छ और बंदर की कहानी को वहां पर जो है चित्र के माध्यम से प्रकट किया गया है। तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन से विहार में पंचतंत्र की कहानी अंकित है, तो वो तीवरदेव विहार है। इसके अलावा मेंढकों की लड़ाई करते हुए चित्र अंकित है दीवार में। सांप और मेंढक, सांप जो है मेंढक का शिकार कर रहा है, वैसे चित्र भी अंकित है इस विहार में। तो तीवरदेव विहार जो है सबसे बड़ा विहार है। अगर हम बात करें तो सिरपुर में जो मिला, सबसे जो विहार जितने भी मिले उसमें सबसे बड़ा विहार जो है वो तीवरदेव विहार ही है। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अरुण शर्मा को कई सारे जो है शिव मंदिरों की भी श्रृंखला यहाँ पर उनको मिली थी। इसके अलावा तारा की कांस्य की प्रतिमा, तारा देवी की कांस्य की प्रतिमा जो है मूर्ति, वो भी हमको प्राप्त हुई है यहाँ पर। इसके अलावा खुदाई में हमको सिरपुर से 3 सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इस सिक्कों में जो है सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र का एक सिक्का है, दूसरा जो है कलचुरी शासक रतनदेव प्रथम के काल का सिक्का है, और तीसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है कि चीन के राजा कार्य युवान, चीन के राजा कार्य युवान का जो सिक्का, जिनका शासन का 713 से 741 ईस्वी के आसपास रहा है, उनके शासन काल का भी एक सिक्का सिरपुर की खुदाई में मिला है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 3 सिक्के प्राप्त हुए, एक है प्रसन्न मात्र, एक है रतनदेव प्रथम कलचुरी शासक, और कार्य युवान जो कि चीनी शासक है, चीन के शासक, तो उनका भी सिक्का यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ये था कुछ हमारा सिरपुर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नई जानकारी भी आपको प्राप्त हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।